हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोनिया सत्यानीता। साल 2020 सदी का सबसे ज्यादा उथल पुथल वाला साल रहा। इस साल सामाजिक, राजनीतिक कई तरह की चुनौतियां दुनिया के सामने आई और वहीं बात करें सियासत की तो सियासत कहां रुकने वाली थी। कोरोना के समय में भी भारत में खूब सियासत हुई। आइए महीने दर महीने आपको बताते हैं इस साल की बड़ी राजनीतिक खबरें। जनवरी के सर्द दिनों से शुरू हुआ 2020 शुरू से ही बेहद चौंकाने वाला रहा। जहां एक तरफ दिल्ली में CAA के खिलाफ लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहे थे, वहीं दिल्ली चुनाव को लेकर भी राजनीतिक दलों की कैंपेनिंग जारी थी। सभी सियासी पार्टियां एक दूसरे को बेहतर साबित करने में जुटी थी। एक तरफ जहां चीन में कोरोना कोहराम मचा रहा था, तो दिल्ली की फिजा में राजनीतिक सरगर्मी और तेज हो गई थी। इसके साथ ही नागरिकता संशोधन कानून पर देश के अलग अलग हिस्सों में विरोध हो रहा था। पूरे जनवरी में दिल्ली में राजनीतिक गहमा गहमी जारी थी। CAA के विरोध प्रदर्शनों को विपक्षी राजनीतिक दलों का साथ लगातार मिल रहा था। शाहीन बाग में इस प्रदर्शन को केंद्र मानकर एक मंच बनाया गया था, जिसमें कई सेलिब्रिटीज भी शामिल होने लगे थे। देश भर में जबरदस्त विरोध प्रदर्शनों के बावजूद नागरिकता संशोधन कानून जनवरी से लागू हो गया था। इस कानून के संसद से पारित होने के बाद से ही देश के कई शहरों में विरोध प्रदर्शन चल रहे थे। कई शहरों में इसके समर्थन में भी रैलियां हुई। बीजेपी ने इस कानून के बारे में लोगों को जानकारी देने के लिए एक अभियान भी शुरू किया था। केंद्र गृह मंत्रालय ने गजट अधिसूचना में कहा था कि ये कानून 10 जनवरी से प्रभावी होगा, जिसके तहत पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के गैर मुस्लिम शरणार्थियों को भारतीय नागरिकता दी जाएगी। अधिसूचना में कहा गया था कि नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 का इस्तेमाल करते हुए केंद्र सरकार 10 जनवरी 2020 को उक्त अधिनियम के प्रावधान प्रभावी होने की तारीख के रूप में तय करती है। संशोधित नागरिकता कानून को 11 दिसंबर को संसद द्वारा पारित किया गया था। वहीं NRC को लेकर सरकार में आपस में ही टकराव देखने को मिला। CAA की बड़ी बातें। इस कानून में पड़ोसी देशों के अल्पसंख्यकों को आसानी से भारत की नागरिकता मिलेगी। नागरिकता हासिल करने के लिए उन्हें यहां से कम 6 साल बिताने होंगे। पहले नागरिकता हासिल करने के लिए कम से कम 11 साल बिताने का पैमाना तय था। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश और आसपास के देशों के हिंदू, ईसाई, सिख, पारसी, जैन और बौद्ध धर्म के वो लोग जिन्होंने 31 दिसंबर 2014 की निर्णायक तारीख तक भारत में प्रवेश कर लिया था, वे सभी भारत की नागरिकता के लिए आवेदन कर सकते हैं। OCI कार्ड धारक यदि नियमों का उल्लंघन करते हैं तो केंद्र के पास उनका कार्ड रद्द करने का अधिकार होगा। OCI कार्ड स्थायी रूप से विदेश में बसे भारतीयों को दिए जाने वाला कार्ड है। CAA के प्रदर्शन के साथ साथ पूरे जनवरी दिल्ली इलेक्शन का प्रचार जारी था। दिल्ली में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने बयान दिया कि चुनाव के दौरान दिल्ली के लोग ऐसे EVM का बटन दबाएं कि उसका करंट शाहीन बाग में लगे। साथ ही अनुराग ठाकुर ने भी अल्पसंख्यकों को लेकर विवादित बयान दे डाला। फरवरी आते आते दिल्ली चुनाव देश में खबर सबसे बड़ी थी। कोरोना अभी तक चीन में अपना कहर बरपा रहा था। भारत का सबसे हॉट टॉपिक CAA विरोध प्रदर्शन और दिल्ली चुनाव ही था। दिल्ली विधानसभा चुनाव 2020 8 फरवरी 2020 को मुकम्मल हुए, जिससे विधानसभा के 70 सदस्यों का चुनाव हुआ, जिनका परिणाम 11 फरवरी को आए। वोटिंग के दौरान यह मतदान 62.59% दर्ज किया गया, जो दिल्ली के पिछले विधानसभा चुनाव से 4.88% की गिरावट देखी गई। जो परिणाम आए उससे फिर से देश की सबसे बड़ी पार्टी यानी बीजेपी की नींद उड़ गई। विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने शानदार जीत दर्ज की। 2016 की तर्ज पर प्रदर्शन करते हुए अरविंद केजरीवाल की पार्टी ने 70 में से 62 सीटों पर जीत दर्ज की। बीजेपी को सिर्फ 8 सीट मिली, जबकि कांग्रेस तो खाता भी नहीं खोल पाई। अब सरकार गठन की कवायद शुरू हो गई थी। 16 फरवरी को अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के रामलीला मैदान में लगातार तीसरी बार
मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। उन्हें उपराज्यपाल अनिल बैजल ने शपथ दिलाई। इसके साथ ही मनीष सिसोदिया ने भी पद और गोपनीयता की शपथ ली। मनीष सिसोदिया पिछली सरकार में उप मुख्यमंत्री और दिल्ली के शिक्षा मंत्री थे। फरवरी के महीने में दिल्ली ने कई बदलाव देखे। जहां एक तरफ दिल्ली की जनता ने दिल्ली के तख्त पर फिर से केजरीवाल को बिठाया, तो वहीं दिल्ली के अंदर दंगों की आग भी मद्दम सुलगने लगी थी। सीए के विरोध में प्रोटेस्ट बढ़ते चले जा रहे थे। शाहीन बाग के बाद उत्तर पूर्वी दिल्ली के चांद बाग में भी धरना देने का रोड मैप तैयार हो गया था, जिसको लेकर बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने प्रशासन को चेतावनी दी कि इस तरह सड़क जाम हुआ तो वो भी चुप नहीं बैठेंगे। दिन बीतते जा रहे थे। अराजक तत्व कब से इस मौके की तलाश में बैठे थे। बरसों से शांत बैठी दिल्ली को 23 फरवरी को किसी की नजर लग गई। 23 फरवरी 2020 की रात से शुरू होकर उत्तर पूर्वी दिल्ली के जाफराबाद इलाके में खून खराबा शुरू हो गया। दिल्ली के मौजपुर, जाफराबाद, सीलमपुर, गौतमपुरी, भजनपुरा, चांदबाग, मुस्तफाबाद, वजीराबाद, खजूरी खास और शिव विहार में 23 फरवरी की रात से लेकर 27 फरवरी तक दंगे चले। दिल्ली में दंगे क्यों भड़के, इसकी वजह कुछ भी हो, मगर पूरे मामले में दिल्ली पुलिस की कार्यशैली पर जरूर सवाल उठे। दंगों में 60 के करीब लोगों के मरने का अनुमान था। इन दंगों की गूंज संसद की कार्रवाई के दौरान भी उठी। साथ ही निवर्तमान पार्षद ताहिर हुसैन को लेकर बीजेपी कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी को भी जमकर घेरा। फरवरी के आखिरी दिनों में हिंसा फैलाने के सवाल पर राजनीति शुरू हो गई थी। कानून मंत्री ने कांग्रेस नेताओं पर दिल्ली में आम लोगों की भावना भड़काने का आरोप लगाया, तो कांग्रेस ने पलटवार करते हुए पूछा, लोगों को भड़काने वाले कपिल मिश्रा, प्रवेश वर्मा और बीजेपी नेताओं के खिलाफ आज तक एफआईआर क्यों दर्ज नहीं की गई है? दिल्ली में दंगों की आग के लिए जिम्मेदार कौन? इस सवाल पर कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने आरोप लगाया कि राजधर्म के नाम पर सोनिया गांधी और कांग्रेस ने लोगों में उत्तेजना फैलाई। मार्च में मौसम में गर्माहट बढ़ती जा रही थी। कोरोना को लेकर देश भर में हाहाकार मचने लगा था, लेकिन भारत के लोग अभी भी इस डर से अछूते थे। मार्च के पहले हफ्ते में संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण था। इस सत्र की शुरुआत दिल्ली हिंसा पर विपक्ष के हंगामे के साथ हुई थी। लोकसभा में कार्रवाई के बावजूद दोनों सदनों में विपक्ष का हंगामा जारी था। विपक्ष की नारेबाजी के बीच लोकसभा की कार्यवाही लगातार टलती जा रही थी। सदन में प्रधानमंत्री मोदी के उपस्थित और दिल्ली हिंसा पर चर्चा की मांग की जा रही थी। काफी गहमा गहमी के बीच चर्चा में गृह मंत्री ने वैसे दिल्ली पुलिस को क्लीन चिट देकर उसकी कार्रवाई को सराहा था। जैसे जैसे मार्च बीतता जा रहा था, चाइना अमेरिका में इमरजेंसी का हालात बन चुके थे। भारत ने भी इस डर को समझा। बड़े शहरों में लोगों को मास्क लगाने की हिदायत दे दी गई, लेकिन अभी सख्ती बरतनी शुरू नहीं हुई थी। 20 मार्च तक स्वास्थ्य विभाग कोरोना की गंभीरता को समझ चुका था। अब तक पूरे भारत में कोरोना को लेकर लोग टेंशन में आ गए थे। धीरे धीरे देश में कोरोना के मामलों की संख्या बढ़ती जा रही थी। इसी बीच कोरोना को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी देश को संबोधित किया। पीएम मोदी ने कहा कि कोरोना वायरस को कम से कम लोगों में संक्रमित हो, इसलिए जनता से आग्रह किया है कि रविवार 22 मार्च को सुबह 7 बजे से रात 9 बजे तक सभी देशवासियों को जनता कर्फ्यू का पालन करें। मेरे प्यारे देशवासियों, पूरा विश्व इस समय संकट के बहुत बड़े गंभीर दौर से गुजर रहा है। आमतौर पर कभी जब कोई प्राकृतिक संकट आता है तो वो कुछ देशों या राज्यों तक ही सीमित रहता है, लेकिन इस बार ये संकट ऐसा है जिसने विश्व भर में पूरी मानव जाति को संकट में डाल दिया है। आज प्रत्येक देशवासी से एक और समर्थन मांग रहा हूं। ये है जनता कर्फ्यू। जनता कर्फ्यू यानी जनता के लिए, जनता द्वारा खुद पर लगाया गया कर्फ्यू। 22 मार्च रविवार को सुबह 7 बजे से रात 9 बजे तक सभी देशवासियों को
जनता कर्फ्यू का पालन करना है। इस जनता कर्फ्यू के दरमियान कोई भी नागरिक घरों से बाहर न निकले, न सड़क पे जाए, न मोहल्ले में या सोसाइटी में इकट्ठे हो, अपने घरों में ही रहे। साथियों, 22 मार्च को हमारा ये प्रयास हमारे आत्मसंयम, देश हित में करते हुए पालन के संकल्प का एक मजबूत प्रतीक होगा। देश में कोरोना वायरस के संक्रमण से चौथी मौत हो चुकी थी, जबकि इस वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 173 हो गई थी। वहीं इस महामारी को फैलने से रोकने के लिए कई राज्यों में पाबंदियां लगाई जाने के चलते बंद जैसी स्थिति की ओर बढ़ रही थी। पीएम की अपील पर 22 मार्च को पूरे देश में एक दिन का जनता कर्फ्यू लगा। विपक्ष भी सरकार से लगातार कोरोना से निपटने के इंतजामों पर सवाल कर रहा था। खुद राहुल गांधी ने फरवरी में ही कोरोना को लेकर ट्वीट किया था और सरकार से अर्थव्यवस्था और कोरोना के मुद्दे पर घेरा था, जिसका खुद बीजेपी नेताओं ने मजाक उड़ाया था। 22 मार्च तक सभी दल ये समझ चुके थे कि कोरोना आने वाले दिनों में बड़ी मुश्किल पैदा करने वाला है। 24 मार्च मंगलवार का दिन प्रधानमंत्री ने 8 बजे देश को संबोधित किया। पीएम ने कोरोना वायरस से मुकाबले के लिए देश में रात 12 बजे से 21 दिन के लिए लॉकडाउन का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि देश को कोरोना के संक्रमण से बचाने के लिए हमें सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना होगा। रात 12 बजे रात से घर से निकलने पर पूरी तरह पाबंदी लगाई जा रही है। पीएम मोदी ने 22 मार्च को जनता कर्फ्यू की सफलता के लिए देशवासियों का आभार भी व्यक्त किया। इससे पहले पिछले गुरुवार को उन्होंने देश को संबोधित किया था। देश आज एक महत्वपूर्ण निर्णय करने जा रहा है। आज रात 12 बजे से पूरे देश में, ध्यान से सुनिए, पूरे देश में आज रात 12 बजे से संपूर्ण देश में संपूर्ण लॉकडाउन होने जा रहा है। हिंदुस्तान को बचाने के लिए, हिंदुस्तान के हर नागरिक को बचाने के लिए, आपको बचाने के लिए, आपके परिवार को बचाने के लिए आज रात 12 बजे से घरों से बाहर निकलने पर पूरी तरह पाबंदी लगाई जा रही है। देश के हर राज्य को, हर केंद्र शासित प्रदेश को, हर जिले, हर गांव, हर कस्बे, हर गली मोहल्ले को अब लॉकडाउन किया जा रहा है। ये एक तरह से कर्फ्यू ही है। जनता कर्फ्यू से भी कुछ कदम आगे की बात, जनता कर्फ्यू से जरा ज्यादा सख्त कोरोना महामारी के खिलाफ निर्णायक लड़ाई के लिए ये कदम अब बहुत आवश्यक है। देश में ये लॉकडाउन 21 दिन का होगा। मार्च के आखिरी दिनों में कोरोना पर देश भर में हाहाकार मचा था। देश में कुल संक्रमित मरीजों की संख्या 918 हो गई थी, जबकि अब तक 19 लोगों की मौत हो चुकी थी और 80 लोग ठीक हो चुके थे। केरल में कोरोना से पहली मौत हुई थी। देश में पहला मामला केरल से ही आया था। पीएम मोदी ने राहत कोष का गठन किया था, जिसमें कोई भी दान कर सकता है। अचानक हुए लॉकडाउन के चलते दिल्ली से प्रवासी मजदूरों ने पलायन करना शुरू कर दिया था, जिसके बाद वो पैदल ही घर की तरफ बढ़ने लगे थे। उधर दिल्ली के निजामुद्दीन में मिले कोरोना के मरीजों के चलते पूरा मीडिया जगत में हलचल मच गई थी। तबलीग जमात के लोगों को कोरोना बढ़ाने के लिए जिम्मेदार दिखाया जा रहा था। हालांकि बाद में हाईकोर्ट ने सभी विदेशी तबलीगियों को पुलिस से फौरन रिहा करने को कहा और सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि तबलीगी जमात को राजनीतिक दावपेच में जानबूझकर बलि का बकरा बनाया गया। अप्रैल में लॉकडाउन का पहला चरण जारी था। 5 अप्रैल को पीएम मोदी ने एकजुट होकर सभी देशवासियों से एक अनोखी अपील की। उन्होंने कहा कि सभी देशवासी 5 अप्रैल रविवार को रात 9 बजे अपने घरों की लाइट बंद कर 9 मिनट तक घर के दरवाजे पर या बालकनी में खड़े होकर मोमबत्ती या मोबाइल की लाइट जलाएं।
पीएम मोदी ने कहा कि ऐसा करने से एहसास होगा कि हम अकेले नहीं हैं। हालांकि पीएम मोदी की अपील के बाद सियासत भी शुरू हो गई थी। कांग्रेस ने इस पर हमला बोला है। कांग्रेस नेता प्रेमचंद मिश्रा ने तुरंत ही लॉकडाउन लागू करने में महीने भर की देरी पर सवाल उठाते हुए प्रधानमंत्री के संबोधन पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने सवाल किया कि प्रधानमंत्री ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा अलर्ट करने और 1 महीने पहले लॉकडाउन लागू करने पर ध्यान क्यों नहीं दिया। उन्होंने कहा ऐसे आयोजन अनावश्यक है। उन्होंने पूछा कि बिना बालकनी के घर में रहने वाले या बेघर इसमें कैसे भाग लेंगे। अप्रैल खत्म होने वाला था। कोरोना वायरस संक्रमण रोकने के लिए भारत में संपूर्ण लॉकडाउन का 1 महीना पूरा हो गया था। प्रधानमंत्री मोदी ने जनता कर्फ्यू के बाद देश में 21 दिनों के संपूर्ण लॉकडाउन की घोषणा की थी। इस अवधि के पूरा होने के बाद लॉकडाउन को 3 मई तक के लिए बढ़ा दिया गया था। लॉकडाउन को और बढ़ाया गया तो अचानक बाजारों में भीड़ बढ़ गई। देश भर में लोग जरूरत की चीजों की खरीदारी करने में जुट गए। कई जगहों पर इसका फायदा उठाते हुए फल और सब्जी दुकानदारों ने दाम बढ़ा दिए। लोगों ने मजबूरी में खरीदारी की। किराना से लेकर दवा की दुकानों तक लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। अचानक लॉकडाउन की घोषणा से डेली खाने वाले दिहाड़ी मजदूरों के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया। जेब में पैसे न होने और यातायात के सभी माध्यम बंद होने की वजह से देश के सभी बड़े शहरों से मजदूर अपने परिवार को लेकर पैदल ही सैकड़ों हजारों किलोमीटर दूर गांव की तरफ निकल पड़े। देश के हर कोने में सिरों पर बोझा उठाए भूखे प्यासे चलते जा रहे मजदूरों का मंजर आम था। पड़ोसी राज्यों में अपने घर जाने की उम्मीद में हजारों की संख्या में मजदूर बस पकड़ने के लिए पहुंच गए। सबसे ज्यादा पलायन राजधानी दिल्ली से हुआ। यूपी सरकार ने हर 2 घंटे पर बस का प्रबंध किया, जो नोएडा और गाजियाबाद बॉर्डर पर उपलब्ध रही। अफरा तफरी के माहौल के बीच सोशल डिस्टेंसिंग जैसी चीजें नदारत रही, जिससे संक्रमण के फैलने का खतरा और बढ़ गया। लॉकडाउन के ही दौरान मुंबई के बांद्रा स्टेशन पर अचानक से हजारों लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित महाराष्ट्र और यहाँ की राजधानी मुंबई में इतनी बड़ी संख्या में उमड़ी भीड़ से पुलिस और प्रशासन के हाथ पांव फूल गए। ट्रेन से घर भेजे जाने की अफवाह की वजह से यहाँ लोग इकट्ठा हो गए थे। कोरोना वायरस के संकट के इस दौर में राजनीतिक गर्मा गर्मी भी जारी थी। पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार पर कोरोना वायरस से मरने वालों का आंकड़ा छिपाने का आरोप लगाया। फिर लॉकडाउन का सख्ती से पालन नहीं होने का मामला गरमाया। केंद्र ने राज्य में आयन स्थिति को भेजा है। वहीं यूपीए चेयरपर्सन सोनिया गांधी ने बीजेपी पर नफरत का वायरस फैलाने का आरोप लगाया। मई, मजदूरों का पलायन दिल्ली से जारी था। लॉकडाउन बढ़ता जा रहा था। मजदूरों को बसों से घर भेजने के मुद्दे पर यूपी सरकार और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी आमने सामने थे। उत्तर प्रदेश में मजदूरों की घर वापसी को लेकर राजनीति तेज हो रही थी। प्रियंका गांधी ने प्रवासी मजदूरों को घर पहुंचाने के लिए दिल्ली में गाजियाबाद और नोएडा से 500 बसें चलाने की इजाजत यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मांगी थी, जबकि यूपी सरकार सारी बसों के फिटनेस सर्टिफिकेट मांग रही थी और ड्राइवरों के मेडिकल और बसों की एनओसी भी मांग रही थी, जिसको लेकर प्रियंका गांधी ने कहा कि यूपी सरकार बदले की राजनीति बाद में कर ले, पहले मजदूरों को घर छोड़ा जाए। यूपी के बाद राजस्थान में भी छात्रों को बसों से ले जाने का मुद्दा बढ़ गया था। उत्तर प्रदेश में बस पॉलिटिक्स पार्ट 2 शुरू जारी था। कोटा से यूपी लाए गए छात्रों के लिए राजस्थान सरकार ने योगी से 36 लाख रुपए किराया मांगा था। इस पर बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि कांग्रेस सरकार प्रवासी श्रमिकों पर दया की बात कर रही है। उनकी दया तब कहां गई थी जब कोटा में फंसे छात्रों को यूपी लाने के नाम पर राज्य सरकार ने वसूली की थी। मई में लॉकडाउन के दौरान जेडीयू और आम आदमी पार्टी भी आमने सामने आ गए। मामले में पेंच वहां फंसा जब लॉकडाउन की वजह से फंसे बिहारी मजदूरों के ट्रेन किराए के मसले पर दोनों राज्य सरकारों के मंत्री विवाद में उलझ गए। जून में कोरोना का कहर देश में और बढ़ गया था। लॉकडाउन को लेकर चरण बढ़ते जा रहे थे। राजनीतिक दल भी सरकार को इस मौके पर कोसने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे थे। भारत कोरोना के मामलों में विश्व के टॉप देशों को टक्कर दे रहा था। वहीं राजस्थान में राजनीतिक हलचल मची हुई थी। यहां कांग्रेस बीजेपी पर विधायकों को तोड़ने का आरोप लगा रही थी, लेकिन ये सिर्फ तूफान से पहले आने वाली शांति थी। उधर 14 जून को बॉलीवुड के लिए काला दिन आया। इस दिन फिल्म स्टार सुशांत सिंह राजपूत की डेथ हो गई थी। सुशांत का शव मुंबई में बांद्रा से उनके घर से मिला।
शुरुआती जांच में पुलिस ने बताया कि सुशांत ने अपने ही घर में फांसी लगाकर जान दे दी थी। वहीं सुशांत की मौत को लेकर बिहार और महाराष्ट्र सरकार आमने सामने आ गए थे। जहां महाराष्ट्र सरकार सुसाइड के एंगल से जांच कर रही थी, वहीं बिहार प्रशासन और सुशांत के परिवार का कहना था कि सुशांत की हत्या की गई है। वहीं बाद में इसकी जांच सीबीआई ने की और कई तरह की बातें सामने आई। एम्स की रिपोर्ट के बाद भी सीबीआई ने भी माना कि सुशांत की मौत हत्या नहीं है और वो सुसाइड के एंगल से ही जांच कर रहे हैं। उधर कोरोना का कहर थमा नहीं था। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का राजधानी के बॉर्डर सील करने का ऐलान एक सियासी तूफान लेकर आया। कोरोना वायरस संकट के बीच अरविंद केजरीवाल ने राजधानी के बॉर्डर एक हफ्ते के लिए सील कर दिए। अब बीजेपी और कांग्रेस की ओर से केजरीवाल पर निशाना साधा जा रहा है और इस फैसले को गलत करार दिया जा रहा था। जुलाई में बिहार इलेक्शन के प्रचार के लिए राजनीतिक दल जुट गए थे। बिहार में कोरोना संक्रमितों की तादाद तेजी से बढ़ रही थी, जबकि जांच की रफ्तार अब भी धीमी थी। विपक्षी राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार पर कोरोना को लेकर हमला बोला। बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी ने कोरोना के मुद्दे पर सरकार को घेरते हुए जांच की धीमी रफ्तार को लेकर भी सवाल उठाए। वहीं राजस्थान में सियासी भूचाल मचा था। प्रदेश की अशोक गहलोत सरकार पर संकट के बादल छाए हुए थे। बगावती तेवर अख्तियार करने वाले सचिन पायलट पर कार्रवाई के बाद बड़ी संख्या में पार्टी के पदाधिकारी पायलट के समर्थन में अपना इस्तीफा दे रहे थे। उप मुख्यमंत्री और राज्य कांग्रेस अध्यक्ष पद से सचिन पायलट को बर्खास्त किए जाने के बाद राज्य के 9 जिलों के अब तक कम से कम 60 पार्टी के पदाधिकारियों ने इस्तीफा दे दिया था। अगस्त में राजस्थान के सियासी ड्रामे का अंत भले ही हो गया था, लेकिन राजस्थान के 2 बड़े नेताओं के बीच सुलह कराना इतना भी आसान नहीं था जितना दिखाई दे रहा था। भले ही राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट के बीच का राजनीतिक टकराव कभी भर ना पाए, लेकिन दोनों ही नेताओं ने अपनी ताकत का अंदाजा एक दूसरे को बखूबी दिखा दिया था। सितंबर में हाथरस गैंगरेप से यूपी की सियासत में भूचाल आ गया था। पूरे मामले पर नजर डालें तो हाथरस जिले के चंदपा इलाके के गांव में 14 सितंबर को 4 लोगों ने 19 साल की युवती से गैंगरेप किया था। युवती के अंतिम संस्कार को लेकर यूपी प्रशासन भी लोगों के निशाने पर आ गया था, क्योंकि प्रशासन पर गुपचुप तरीके से मृतक के शरीर का अंतिम संस्कार करने का आरोप लगा था। सितंबर बीत गया था, अक्टूबर आ गया था, मगर हाथरस की निर्भया की मौत के बाद सुलगती चिंगारी अभी भी नहीं थमी थी। हाथरस गैंगरेप की घटना को लेकर कांग्रेस आक्रामक थी। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी और महासचिव प्रियंका गांधी पीड़िता के परिजनों से मिलने हाथरस के लिए निकले थे। तब पुलिस ने दोनों को ग्रेटर नोएडा के परी चौक में रोक लिया था और वापस दिल्ली भेज दिया था। वहीं अगले दिन कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी और महासचिव प्रियंका वाड्रा पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे। इस दौरान प्रियंका ने मृतका की भाभी और बहन को गले लगाकर ढांढस बंधाया और कहा कि इस संकट की घड़ी में कांग्रेस आपके साथ है। पीड़ित परिवार से संवेदना व्यक्त करने के बाद राहुल ने कहा कि इस मुश्किल वक्त में पीड़ित परिवार की रक्षा करना सरकार की जिम्मेदारी है। पूरी घटना में परिवार की कोई गलती नहीं। प्रियंका ने कहा कि जहां जहां अन्याय होगा हम डटे रहेंगे और उसके खिलाफ लड़ेंगे। अक्टूबर के अंत में जाती हुई गर्मियों में बिहार विधानसभा चुनाव ने राजनीति को और गर्मा दिया था। अक्टूबर के आखिर में विधानसभा चुनाव के पहले चरण की वोटिंग हुई। नवंबर के शुरू में बिहार चुनाव के दोनों चरणों के चुनाव हुए। फिर आया परिणाम का दिन। शुरुआती रुझानों में आरजेडी को बहुमत मिलता दिख रहा था। लग रहा था कि बिहार के सीएम तेजस्वी यादव बनेंगे, लेकिन शाम होते होते पासा पलट गया। एनडीए और महागठबंधन के बीच बहुत कम फासला बचा था। देर रात आए परिणामों ने एनडीए को बहुमत का ऐलान कर दिया और तेजस्वी यादव बहुत कम अंतर से पीछे रह गए। लेकिन चुनावों के परिणामों से वो भी एक कामयाब नेता के रूप में उभरे। वहीं नवंबर में बिहार के बाद बीजेपी ने पश्चिम बंगाल की तरफ रुख किया। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ममता बनर्जी को उनके गढ़ में टक्कर देने के लिए निकल पड़े। कहा जा रहा था कि पश्चिम बंगाल का चुनाव सीएम ममता बनर्जी के लिए इस बार चुनौती साबित होगा। एक तरफ बंगाल में चुनावी शोर शुरू हो गया था, वहीं उत्तर भारत में किसानों ने 3 कृषि कानूनों के खिलाफ बिगुल फूंक दिया था। 26 नवंबर से किसानों ने दिल्ली के सिंघू बॉर्डर और टेकरी बॉर्डर पर जुटना शुरू कर दिया था। दिसंबर में राजनीति हलचल तेज थी। किसान आंदोलन में राजनीति दल जुटने शुरू हो गए थे। दिल्ली विधानसभा में केजरीवाल ने कृषि कानूनों का विरोध करते हुए उनकी कॉपी फाड़ दी थी।
उधर राहुल गांधी ने राष्ट्रपति को 2 करोड़ हस्ताक्षर वाला पत्र सौंपा था, जिसमें कृषि कानूनों का विरोध किया गया था। हालांकि सरकार ने इस पत्र को फर्जी करार दिया। दिसंबर में सरकार और अन्नदाता के बीच गतिरोध खत्म नहीं हुआ था। सरकार कृषि कानूनों पर अड़ी थी, वहीं किसान संगठन इसे वापस लेने पर अड़े थे। दिसंबर की सर्द रातों में अन्नदाता तिरपाल की छत के नीचे जमे थे। हिंदुस्तान की सियासत कब पलट जाए कोई नहीं जानता। आशा की जा रही थी कि जनवरी कुछ बेहतर होगा और साल 2021-2020 की तरह चुनौतियों से भरा नहीं गुजरेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए हरियाणा न्यूज के साथ। नमस्कार।